हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास, माई सेल्फ सीपी मिश्रा। और आज हम आईसीएससी के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस एंड साल्ट आज ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। एसिड बेस और साल्ट पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस और साल्ट में मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो हम जनरली घरों में यूज करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हम ये तो जानते हैं कि ये केमिकल है, कोई इसमें जो उपस्थिति जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से केमिकल है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए और कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। एसिड बेस एंड साल्ट की जब बात करते हैं तो जो एसिड है, एसिड जनरली इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है वो सोर टेस्ट का होता है, ये बहुत खट्टा होता है। और जो बेस होता है, बेस बिटर टेस्ट का होता है। बेस में कड़वापन होता है और एसिड जो होता है उसमें खट्टापन होता है। अब जनरली जो भी चीजें हम घरों में यूज करते हैं जिनका जो स्वाद है, जिनका टेस्ट है, वो जब खट्टा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एसिड के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा है। एसिड का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज कुछ ज्यादा है। मान लो हम टमाटर लेते हैं, टमाटर में मैलेइक एसिड प्रेजेंस है। इमली ले लेते हैं, इमली में टार्ट्रिक एसिड है। विनेगर ले लेते हैं, एसिटिक एसिड है उसमें। दही ले लेते हैं, दही खट्टा होता है। तो अब देखो ये सारी चीजें खट्टे तो हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसमें ऐसा क्यों है कि ये खट्टापन आ रहा है, ये सोर टेस्ट कहाँ से आ रहा है। उसमें एसिड प्रेजेंस है। जो बेस होते हैं बेटा वो बिटर टेस्ट के होते हैं, सोपी टाइप के होते हैं। जो हमारे घर में साबुन है और डिटर्जेंट पाउडर है, इन सब में बेस का यूज किया जाता है। बेस जनरली बिटर टेस्ट का होता है और इसमें क्या ये क्लीनिंग करने के बहुत ज्यादा काम में आते हैं। हम सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज जनरली एसिड बेस के इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन, हम डिफाइन करेंगे एसिड और बेस को। तीसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन, हम एसिड और बेस को क्लासिफाइड करेंगे इसमें। और चौथा पॉइंट है इनकी प्रॉपर्टीज। हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लास्ट में जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज। जब हम एसिड और बेस का यूज पढ़ेंगे तो ये चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जो अभी तक हम लोगों से दूर थी, जो चीजों के बारे में नहीं जानते थे या जानते थे तो बहुत कम मात्रा में जानते थे। तो जनरली हम पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एसिड और बेस, अभी हमने आपको बताया कि इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट का होता है। क्या होता है? बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है। जैसे हम एसिड ले लेते हैं, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे क्यों हैं? क्योंकि उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिड जहां भी रहेंगे वो अपनी प्रेजेंस, जहां पे उनकी प्रेजेंस होगी वहां पे वो खट्टापन अपना देते रहेंगे। अंगूर खट्टे हैं, क्यों खट्टे हैं? क्योंकि उसमें टार्ट्रिक एसिड है। टोमेटो ले लेते हैं, मैलेइक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ले लेते हैं, विनेगर में पाया जाता है। ये जो भी दो तीन हमने एग्जांपल दिए हैं, इन सबको आपने देखा होगा कि इनको खाने पे स्वाद जो उनका टेस्ट आता है वो सोर टेस्ट का आता है, खट्टापन आता है। खट्टा उनमें क्यों होता है, सोर टेस्ट क्यों होता है उनका? क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंस होता है। जैसे हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं।
जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस का टेस्ट जो होता है बिटर होता है, थोड़ा कड़वापन होता है। लेकिन सिर्फ टेस्ट से हम नहीं पहचान सकते, इनकी जो पर्सनल इनकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेस है। जैसे बेस के लिए हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। हम लोग यूज करते हैं बेस का सोडा, एक सोडा Na2CO3। ये जो सोडा होता है वो डिटर्जेंट में पड़ता है, वॉशिंग सोडा होता है ना, कपड़ा वगैरह धुलने के लिए काम में आता है। ठीक इसी तरीके से एक बेस और होता है NaHCO3, इसे हम बेकिंग सोडा या ईटिंग सोडा कहते हैं। ये बेकिंग सोडा का उपयोग हम घर में किचन में भी करते हैं। जब कोई ऐसी चीज बनानी होती है जिसको स्पंजी करना होता है, जैसे मान लो अभी इडली बनानी है तो उसमें जो आजकल तो इनो का प्रयोग कर देते हैं, नहीं तो अगर इनो ना हो तो बेकिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो बेकिंग सोडा है वो इनो में डाला जाता है एंटासिड के लिए। उसको जो एसिड की जो रिएक्टिविटी होती है, अभी हम पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एसिडिटी क्यों, कैसे नॉर्मल की जा सकती है, कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे उसको कैंसिल किया जाता है। तो उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं हम। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं एसिड। एसिड का डिफिनीशन, जो एसिड वर्ड है वो एसिडस से लिया गया है। एसिड इज डिराइव्ड बाय एसिडस। इसका मतलब होता है सॉर, ठीक है, या फिर खट्टापन। तो एसिड में खट्टापन तो अभी हमने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी है। डिफिनीशन हम देखते हैं। Definition of acid: an acid is a chemical compound which on dissolution in water furnishes hydronium ion as the only positively charged। एसिड क्या होते हैं? जो पानी में घुलने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होने के बाद H+ देते हैं। तो एसिड में H+ जब बाहर निकलता है, ऐसे कंपाउंड में जब H+ बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जब HCl पानी में घोला जाएगा, H+ देने का मतलब है जब HCl से H+ और Cl- में टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। ये प्रोसेस हो रही है पानी में घुलने के बाद। पानी रखा है, पानी में हमने एसिड डाल दिया, फिर ये प्रोसेस होगी। फिर जो ये H+ है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके पास और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, यानी H3O+ बना लेगा प्लस Cl बना लेगा। ठीक है, Cl- तो बचा ही। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H+ देते हैं, पानी को H+ देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अभी HCl है, ऐसे H2SO4 मान लो दे रहा है। तो कोई भी एसिड है, जितने भी एसिड है सब के सब H+ देंगे। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब एसिड को कई सारे टर्म में क्लासिफाइड किया जाता है। कोई किसी एक टर्म में नहीं क्लासिफाइड कर सकते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जगह जगह पे बदलती रहती है। तो एसिड को क्लासिफाइड करने के लिए हम 2-3 टर्म का यूज करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला टर्म है वो है क्लासिफिकेशन on the source of सोर्स ऑफ ओरिजिन। जो एसिड है वो कहां से मिला हमको,
वो चीजें कहाँ से हमको मिल गई, एसिड हमको कहाँ से वो चीज मिल गई, उस सोर्स के अकॉर्डिंग, उनकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला है इनऑर्गेनिक और मिनरल क्लासिफिकेशन, सॉरी इसमें पहला है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सोर्स ऑफ ओरिजिन इनका जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड का ओरिजिन मिनरल्स से होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स है ओरिजिन का वो है प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिक एसिड प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, ये सिर्फ मिनरल से मिलेंगे, इनको हम बनाएंगे। ये जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं वो लैब में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, वो जनरली नहीं मिलते हैं, या किसी प्लांट में नहीं होंगे कि हाँ कोई प्लांट है जिसमें मिनरल्स एसिड पाए जाते हैं। मिनरल एसिड का एग्जांपल है जैसे HCl, H2SO4, ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड की, तो ये जनरली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड इन लैब, ये लैब में बनाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे HCl, H2SO4। जनरली ये एसिड पाए नहीं जाते हैं, इनको बनाया ही जाता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो किसी नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं, किसी प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में पाए जाएंगे, कई सारे थिंग्स में पाए जाएंगे। जैसे मान लो दही ले लिया हमने, कर्ड, तो कर्ड में टार्ट्रिक एसिड है, सॉरी, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड है। ग्रेप्स ले लिया, टार्ट्रिक एसिड। विनेगर ले लिया, एसिटिक एसिड पाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जनरली देखो हमको कहां से, दही से मिल गया, ग्रेप से मिल गया, विनेगर से मिल गया। ऑर्गेनिक एसिड प्लांट से, प्लांट में अगर कोई एसिड, मान लो टोमेटो ले लिया, टोमेटो क्या है भाई, टमाटर में मैलेइक एसिड पाया जाता है। मान लो हमने फॉर्मिक एसिड ले लिया, चींटी जब बिट करती है तो हमको थोड़ा सा दर्द होता है हल्का सा, वो क्यों होता है, वो फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। जब फॉर्मिक एसिड उसमें चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो अब देखो ये सारे एसिड किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, या एनिमल के द्वारा या फिर प्लांट के द्वारा ही पाए जाते हैं। इनको लैब में प्रिपेयर करना अब तो आसान हो गया है, प्रिपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमको ये डेली लाइफ में मिल ही जाते हैं, डेली लाइफ में हम इनका उपयोग कर ही लेते हैं। तो कुछ एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड थे उनको हम कह सकते हैं कि ये प्लांट या एनिमल से पाया जाता है। जो मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड थे उनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ये रह गई क्लासिफिकेशन ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन। दूसरा हम सोर्स पढ़ेंगे, दूसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे हम इनका क्लासिफाइड करते हैं। अभी तक हमने एक क्लासिफिकेशन किया उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पाए गए, उनको बनाया गया लैब में, या फिर किसी मिनरल के द्वारा पाए गए, या फिर किसी प्लांट्स के द्वारा पाए गए, कि एनिमल के द्वारा पाए गए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करेंगे।
तो इसमें इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें दो तरीके के एसिड मिलते हैं हमको। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इनकी स्ट्रेंथ पता करना है। मतलब एक बहुत मजबूत एसिड है और एक कमजोर है ना। आप कमजोर और मजबूत तो समझ रहे हैं ना, कि एक ज्यादा पावरफुल होगा, एक कम पावरफुल होगा, एक के अंदर शक्ति ज्यादा है, एक के अंदर कम है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसको हम किस बेस पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, किस बेस पे कह सकते हैं कि ये वीक है। तो इसका पता लगाने के लिए अभी हमने शुरू में इनका जो डिफिनेशन बताया था, तो हमने कहा था पावर ऑफ H+, जो डिसोसिएशन हो रहा था पानी में वो H+। तो जो द मॉलिक्यूल, तो जो एसिड पानी में बिल्कुल कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, प्लस और माइनस में आयोनाइज हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड पार्शली डिसोसिएट होंगे पानी में, उन्हें कहते हैं वीक एसिड। द एसिड विच dissociates, the acid which completely dissociate in water solution are called स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो पानी में घुलने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो वीक एसिड क्या होते हैं भाई? देखो, प्लस और माइनस का जो टूटना होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज टूट रहा है तो पूरी तरीके से टूट रहा है। पूरी तरीके से टूटने का मतलब ये है कि जब वो बराबर दो भागों में टूट जाए। जैसे अभी मान लो कोई कंपाउंड है, तो वो जब बराबर जितना प्लस टूटेगा उतना माइनस में टूटेगा, यानी दोनों जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीटली हो रहा है। मतलब अब उनका अंदर झगड़ा नहीं होगा। भाई मान लो आपके पास एक रोटी है, तो वो उसको आयन में आपको चेंज करना है, तो आप एक रोटी को आधी रोटी बांट दो, आधी आप ले लो, आधी आपका दूसरा वाला पार्टनर ले ले। तो उससे क्या होगा कि ये कंप्लीटली बच चुका है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस रोटी को आप क्या हुआ कि एक टुकड़ा पार्टनर को दे दो, बाकी पूरा खुद रख लो, तो झगड़ा तो होगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रिलेशन में थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो बराबर दोनों बांट लेते हैं, मतलब प्लस वाला बट गया और माइनस वाला बट गया। लेकिन जो वीक एसिड होता है, इसमें क्या होता है कि प्लस या फिर माइनस जो पार्ट है वो कम ज्यादा होता रहता है ना, बराबर नहीं बटता है। तो द एसिड विच डिसोसिएट partially in aqueous solution are called weak acid। मतलब ऐसे एसिड जो पानी में घुलने के बाद बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, आई मीन जो उनका डिसोसिएशन होता है वो मान लो प्लस बहुत थोड़ा सा टूटा और माइनस वाला पार्ट ज्यादा सा रखा हुआ है अभी, तो वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। भाई उनके अंदर जो उनके रिलेशनशिप पावर होगी वो कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड में यही चीज बराबर मात्रा में बढ़ जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब पावरफुल एसिड होते हैं। उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा लोगों को, जैसे मान लो अभी आपका दोस्त है, आपके दोस्त और आप में बहुत बनती है, अभी कोई भी आपसे झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जानते हैं आप दो हैं, आपके अंदर दो का पावरफुल है, आप दो के पावर है आपके पास। तो अभी आप क्या करें कि आपके दोनों पार्टनर में झगड़ा हो जाए, तो क्या होगा, कोई भी दूसरा आएगा और झगड़ा कर लेगा आपसे, क्योंकि आप उस समय वीक होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी रिलेशनशिप रखने के लिए बराबर मात्रा में तोड़ देता है खुद को। प्लस और माइनस जो होते हैं वो बराबर मात्रा में टूट जाते हैं, यही वीक एसिड में नहीं होता है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल देखते हैं HCl, दूसरा देखते हैं H2SO4। HCl क्या है, H+
और Cl माइनस में टूट गया। देखो एक प्लस एक माइनस दोनों के पास 2 रुपए थे, मतलब एक प्लस वाला लेके चला गया, एक माइनस वाला लेके चला गया, एक ने दे दिया और एक ने ले लिया। ठीक है, तो अभी देखो एक प्लस और एक माइनस में टूट गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है कि झगड़ा होगा, कोई झगड़ा करने का इसमें चांस ही नहीं है। H2SO4 में H2 प्लस में और SO4 माइनस में, इसके ऊपर +2 इसके ऊपर -2 का चार्ज लग गया। अभी देखो क्या है कि प्लस और माइनस जब टूट रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, बराबर बिल्कुल कोई इक्वल है सब, कोई इसमें झगड़ा नहीं होने वाला है। लेकिन जब बीक एसिड की हम बात करते हैं तो इसमें जो आयनाइड होते हैं वो पार्सली होता है। ऐसे मान लो CH3COOH। अब ये जब टूटेगा पानी में जाकर के तो ये जब टूटेगा पानी में जाकर के तो CH3COO माइनस और H प्लस के रूप में टूटेगा। अब जरा देखो यहाँ पे CH3COO माइनस कैसा कंपाउंड है और H प्लस कैसा कंपाउंड है। ये क्या कंप्लीटली टूट रहा है? नहीं टूट रहा है भाई, ये कंपाउंड बड़ा सा है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी और भी लगेंगे, इसने बेईमानी कर रखा है चार्ज का, और H प्लस को थोड़ा सा हल्का प्लस चार्ज देकर के निकाल दिया। तो इससे क्या होता है, इनके रिलेशन में वीकनेस आ जाती है और इनको वीक एसिड कहते हैं। तो यानी पावर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जो डिसोसिएशन होता है जब कंप्लीटली हो जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जब वीक होता है पार्सली होता है तो उन्हें वीक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन on the basis of basicity। एसिड में H प्लस देने की जो क्षमता होती है, जो जितना ज्यादा H प्लस दे सकता है वो उसमें उतनी ज्यादा ही बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग जो जितना H प्लस देगा उतना ही ज्यादा बेसिसिटी होगा। तो हम पहला देख सकते हैं मोनोबेसिक एसिड, दूसरा है डाइबेसिक एसिड, तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड। सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उस तरीके के बेसिसिटी में आएगा एसिड में। तो मोनोबेसिक एसिड में सिर्फ एक H प्लस देता है, जो मोनोबेसिक एसिड होता है वो सिर्फ एक H प्लस देता है, तो उसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। गिव ओनली 1 H प्लस, ये केवल एक H प्लस देता है, जैसे कि मान लो CH3COOH। ये एसिडिक एसिड है, सिर्फ एक H देगा क्योंकि एक ही H उसके पास है भी। ये CH3R एल्किल ग्रुप है, इसका कोई मतलब नहीं होगा बेसिसिटी में, एसिडिटी में भी कोई मतलब नहीं होगा। जो मेन मतलब है वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। डाइबेसिक एसिड में क्या होगा, डाइबेसिक एसिड में 2 H प्लस दे सकता है, इसलिए हम मान लेते हैं H2SO4 को। ये डाइबेसिक एसिड है, 2 H प्लस दे सकता है। ट्राई एसिडिक एसिड में देख सकते हैं H3PO4, देखो इसमें 3 H है, ठीक है। तो इसमें मोनोबेसिक, मोनो का उससे मतलब होता है जनरली 1, तो एक H प्लस देता है मोनोबेसिक कहलाता है, 2 H प्लस जो दे सकता है वो डाइबेसिक कहलाता है, जो 3 H प्लस दे सकता है वो ट्राइबेसिक कहलाता है। तो हम क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके कि मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक वो होते हैं जो एक H प्लस दे सकते हैं, डाइबेसिक होते हैं जो 2 H प्लस दे सकते हैं, ट्राइबेसिक होते हैं जो 3 H प्लस दे सकते हैं। हमने एग्जांपल लिख दिया है, H3PO4 में देखो 3 H है तो ये ट्राइबेसिक हो गया। H2SO4 में देखो H जो है वो 2 है, वो डाइबेसिक हो गया। CH3COOH में H 1 है तो ये मोनोबेसिक हो गया। इसके अकॉर्डिंग इनकी बेसिसिटी भी डिसाइड की जाती है। ऐसे एसिड जिसमें बेसिसिटी की प्रॉपर्टीज होती है, आई मीन H प्लस देने की जो क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट हो जाओ बच्चों,
कंसंट्रेट अगर नहीं हो तो कंसंट्रेट हो जाओ। कंसंट्रेशन मतलब जो ज्यादा दिमाग लगा के एसिड होता है पढ़ाया जाता है वो कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या होता है कि इनमें परसेंटेज नापा जाता है। जब कंसंट्रेट जो एसिड होता है उसमें जो प्योरिटी होती है वो ज्यादा होती है, डाइल्यूट में कम होती है। तो दो तरीके से कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम बेसिस एसिडिटी नाप सकते हैं। पहला कंसंट्रेट एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। जो एसिड होता है वो प्योर नहीं होता है। जो एसिड लैब में रखा जाता है या फिर हमको यूज करने के लिए दिया जाता है वो प्योर नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं कि कुछ परसेंटेज में मिलावट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 85% जब एसिड होगा, बाकी 15 प्लस वाटर होगा, 15% वाटर होगा, तो ये होगा कंसंट्रेट एसिड। जब 65 to 75% एसिड होगा और 25 to 35% वाटर होगा तो उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट एसिड जो है वो ज़्यादा प्योर है इनकी तुलना में डाइल्यूट एसिड के। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी बाई एसिडिटी कम हो जाती है। उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है उसकी मेन प्रॉपर्टीज में कोई अदर सब्सटेंस में ऐड कर दिया जा रहा है तो उसका जो मेन प्रॉपर्टी होगा वो तो छुप जाएगा। लेकिन कंसंट्रेट एसिड में कंसंट्रेशन में भी मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है पानी नहीं मिलाया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लगभग 15% वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी बनी रहती है वैसे का वैसा। लेकिन डाइल्यूट में कुछ ज्यादा हो जाता है, 25 to 35% कम से कम यूज कर दिया जाता है। तो डाइल्यूट में कंसंट्रेट की तुलना में, कंसंट्रेट से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डाइल्यूट में कम एक्टिविटी होती है, कम शार्पनेस होती है, कम एक्टिव होता है, और कंसंट्रेट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए कंसंट्रेट एसिड का हम लैब में उपयोग नहीं करते हैं जनरली, या फिर कंसंट्रेट एसिड का जो अगर उपयोग किया जाता है तो उसमें टीचर की देखरेख में किया जाता है। कंसंट्रेट एसिड जो होता है, जो सुपर एसिड है, मान लो H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। HNO3 और H2SO4 बहुत सुपर एसिड है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। H2SO4 तो सुपर एसिड कहते ही उसको है, जो HNO3 है वो भी कम नहीं है। अब ये दो एसिड है, इनको कंसंट्रेट अगर मिल जाए, पता चले हमने हाथ पे रख लिया, या फिर बच्चे शरारतें करते रहते हैं लैब में, तो अभी वहाँ पे पता चले स्किन पे गिर जाए, कपड़े पे गिर जाए, है ना, तो वो वहाँ पे बर्न कर देगा, वहाँ पे पूरी स्किन निकाल देगा। तो ये कंसंट्रेट एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। जिनका जो रिएक्शन करते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव केस में करते हैं, तुरंत रिएक्शन करने लगते हैं। और डाइल्यूट यहीं पे कम होता है, मान लो डाइल्यूट एसिड कहीं गिर भी गया तो थोड़ी सी बर्निंग वगैरह हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है इसकी तुलना में, कंसंट्रेट एसिड की तुलना में। जैसे डाइल्यूट अगर मान लो कहीं गिर गया तो थोड़ा बहुत करेगा नुकसान, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन कंसंट्रेट एसिड अगर गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो कंसंट्रेशन जो होती है उनकी प्योरिटी बताती है कि जो उसमें कितना प्योर सब्सटेंस है और कितना इम्प्योर मिलाया गया है। और डाइल्यूट में वही चीज़ ज़्यादा होती है, कंसंट्रेट में प्योरिटी ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट में प्योरिटी कम होती है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी हमने बता दिया है सॉल्ट टेस्ट का होता है। पहला इनका प्रॉपर्टी है सॉल्ट टेस्ट, खट्टा खट्टा आम, भैया खाते रहो, खट्टे खट्टे अंगूर खाते रहो। दूसरी प्रॉपर्टी है कोरोसिव नेचर। जो अभी बता रहे थे स्किन बंद कर देती है, कपड़े बंद कर देती हैं, ये यही प्रॉपर्टीज है। कोरोसिव नेचर, कोरोसिव जो होता है नष्ट करने की क्षमता, कितनी जल्दी जला दे, आग लगाओ ही ना, सीधा एसिड फेंक दो शरीर पे, है ना, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे उनको बंद करेगी। आई मीन स्किन पे पड़ जाएगी तो स्किन को नष्ट कर देगी, कपड़े पे पड़ जाएगी तो कपड़ा जला देगा। ठीक है, तो हाईली कोरोसिव होते हैं, लिख लो हाईली कोरोसिव नेचर, हाईली कोरोसिव नेचर, हाईली कोरोसिव नेचर।
और तीसरा पॉइंट है किस स्टेट में पाया जाता है। जनरली एसिड बेटा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, मतलब अपने कमरे में जब तक रखोगे तब तक ये लिक्विड रहेगा, और जब पड़ोसी वाले के कमरे में पहुंच जाओगे तो अपना स्टेट बदल लेगा। नहीं, रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। जो रूम टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। तो चाहे अपने कमरे में रखो और चाहे पड़ोसी के कमरे में रखो, जनरली उसका जो टेम्परेचर है वो 25 होना चाहिए, तो फिर ये रूम टेम्परेचर पर रहेगा। अच्छा क्या है कि अभी मान लो टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तो ये बहुत जल्दी वेपर में बदल जाएगा, बहुत जल्दी वेपर में बदल जाएगा, जिससे क्या होगा कि एसिड का पता ही नहीं चलेगा और सब आसमान में होगा। तो इसलिए क्या होगा कि लिक्विड स्टेट की जब बात करते हैं तो जनरली कोई भी स्टेट अगर बात की जाती है तो आप ये देख लो किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कहीं रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात हो रही है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। और नेक्स्ट सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन्वर्टर के तार में एसिड डाल दो। अभी जनरली यूज करते हैं H2SO4 का हम बैटरी में जो आपने सुना तेजाब पड़ता है, तो बैटरी में H2SO4 ही पड़ता है। H2SO4 का उपयोग हम बैटरी में करते हैं, बैटरी में डलवाया जाता है, इसे सुपर एसिड भी कहते हैं बहुत ज़्यादा। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से भेजता है डीसी करंट में, ठीक है। तो H2SO4 का उपयोग हम बैटरी में करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जरूरी चीजें क्या है? ब्रोक करना, ब्रोक करना, टूटना, किसमें? प्लस और माइनस में, मतलब आयोनाइज्ड होना। जो आयोनाइज्ड हो सकते हैं पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो H2SO4 हो या HCl हो या HNO3 हो। अभी हमने बताया कि H+ में टूटेगा, मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं वो तो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो गए। तो जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद एक्टिव क्या होगा जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा जब मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा। तो करेगा वरेगा तो कुछ नहीं, मेटल का तो पता नहीं चलेगा, एसिड इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर में होता है। नहीं, रिएक्ट तो करेगा, फिर प्रोडक्ट भी फॉर्म करेगा। देख लेते हैं क्या बनता है। मान लो हमने ले लिया HCl, ये एक एसिड है, प्लस हमने ले लिया कोई भी एक्टिव मेटल जो एक्टिव हो। सोडियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, कुछ भी ले लो। फिर जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे क्या होता है? HCl होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ये HCl है और ये सोडियम है। बेटा हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो हम राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। तो हाइड्रोजन और सोडियम दोनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो दोनों की सेम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, या फिर ऐसा होना चाहिए कि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है बेटा वो अभी भी कंफ्यूजन है कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 17th ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी H- की तरह होने लगता है और कभी कभी H+, मतलब ये तुरंत अपना पहला बदल देता है, तुरंत कभी H+ बन जाता है, कभी H- बन जाता है। तो जो H- बनने की जो प्रॉपर्टी है वो हेलोजन्स की है, हेलोजन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, यानी 17th ग्रुप के एलिमेंट। तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो है सोडियम एंड पोटेशियम,
कहीं बताया जाता है कि पोटेशियम बहुत ज्यादा, कहीं बताया जाता है सोडियम। फिलहाल के लिए पोटेशियम ज्यादा होता भी है इसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। लेकिन दरअसल देखो सोडियम क्या है कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव इस तरह होता है कि अभी मान लो हम हाथ में लेके खड़े हो जाएं या फिर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा मॉइस्चर हो इन्वायरमेंट में, उसमें डाल दें तो तुरंत बर्न करने लगेगा। तो सोडियम अपनी फिजिकल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, फिजिकल में बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन होता पोटेशियम है। फिलहाल के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल हैं। तो जब कोई एक्टिव मेटल इसके साथ जुड़ा रहेगा तो भाई देखो अभी ये Cl है बेचारे, इनके ऊपर माइनस चार्ज है और H के ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये H के साथ एक मजबूरी में जुड़े हुए थे जब तक कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि चलो ठीक है इनसे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, बढ़िया इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सोडियम मिल जाएगा, ज्यादा एक्टिव मेटल मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा कि हम ज्यादा पावरफुल के साथ मिले हैं। जैसे मान लो ठीक वैसे ही कि आपकी प्रधान जी से कोई अच्छे से पटती है, आपकी ग्राम प्रधान जी से अच्छे से पटती है या फिर छोटे नेता से अच्छे से पटती है और आपका परिचय सीधे प्रधानमंत्री जी से हो जाए, मुख्यमंत्री जी से हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सीधा उनका साथ छोड़ देंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ में चले जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। तो ठीक है, ये भी करता है कि ये HCl यहाँ से Cl सोडियम के पास भाग जाता है और क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है, NaCl बना लेता है यानी साल्ट बना लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब बहुत दोनों अपोजिट कैरेक्टर वाले जब एक साथ मिलते हैं तो उनमें न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो ये क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए और NaCl जो जनरली सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, तो ये साल्ट बना लेते हैं। और प्लस H2 दरअसल इसको 2HCl इसको बैलेंस करने के लिए तो कर देते हैं H2 या 2NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। अब हम देखते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन अच्छे खासे, और दोनों जब रिएक्ट करते हैं फिर क्या होता है। तो जब कोई एसिड है, मान लो हमने HCl ले लिया और हम बेस के साथ रिएक्ट करवा दिए, मान लो NaOH ले लिया, तो अभी जो प्रॉपर्टी बताया है कि जो अपोजिट पावरफुल वाले एक साथ मिल जाते हैं तो उनके अंदर न्यूट्रलिटी आ जाती है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ भी यही होगा भाई, HCl बड़ा सा कंपाउंड, एसिडिटी उनके अंदर खूब ज्यादा है। NaOH में क्या है? NaOH बेसिसिटी ज्यादा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। अब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा भाई, ये सोडियम चला जाएगा इनके पास और ये चले जाएंगे इनके पास, और दोनों बढ़िया शांत हो जाएंगे। जितनी इनकी पावर थी, ये HCl अपने एसिडिटी पे बहुत ज्यादा कूद रहे थे, ये बेसिसिटी पे बहुत ज्यादा कूद रहे थे, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और बना के रख देंगे NaCl, कोई चार्ज नहीं, बढ़िया आराम से मजे लो, और ये बन जाएगा H2O, दोनों न्यूट्रल, एक बनेगा साल्ट और एक बनेगा वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट। रिएक्शन विद कार्बोनेट, जब कोई मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करता है जब कोई मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ, बेटा ध्यान रखना, जब एसिड कोई मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। जैसे मान लो Na2CO3 है, ये मेटालिक कार्बोनेट है, Na2CO3 प्लस मान लो हमने H2O ले लिया, एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो ये क्या होगा, ये मेटालिक कार्बोनेट्स है और ये एसिड है, तो ये CO2 रिलीज कर देगा। CO2 मतलब धुआं के रूप में बाहर निकालेगा, और जो बचेगा वो ये बचेगा NaCl जब कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, मान लो हमने ले लिया Na2CO3 प्लस हमने ले लिया H2SO4। अब ये तो सुपर एसिड है H2SO4, लेकिन जब ये मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जनरली CO2 बाहर निकाल देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में बाहर निकाल देगा, और बचेगा इसमें क्या, इसमें बचने वाला है CO2 बाहर निकल गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे SO4 बचा है और यहाँ पे Na2 बचा है, तो ये बचेगा
SO4 प्लस H2O, ठीक है, ये बचेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O बचेगा अगर कोई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड, रिएक्शन विद सल्फाइड, रिएक्शन विद सल्फाइड। जब कोई सल्फाइड रिएक्शन करता है एसिड के साथ में तो क्या होता है, तो पिछले वाले हमने देखा था CO2 गैस लिबरेट होती है, इसमें क्या होगा, H2S गैस लिबरेट हो जाएगी। तो सल्फाइड, जब हम कोई एसिड ले लेते हैं और उसके साथ में सल्फाइड ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया HCl ले लिया और हमने सल्फाइड ले लिया, और ये जब रिएक्ट करेगा, यहाँ से इसको बड़ा कर दो, 2 मोल ले लो, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो H2S प्लस Cl2 बनाएगा। जब HCl सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2S प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी इसके साथ में कि जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है वो लिबरेट होगी, निकलेगी, और H2O नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोराइड, रिएक्शन विद क्लोराइड। अब क्लोराइड क्या है, मेटल क्लोराइड ही कोई यूज होगा, जैसे NaCl, KCl, है ना। तो अब दरअसल ये तो साल्ट है, तो अब क्या है ना कि जो एसिड होता है वो डाइल्यूट एसिड में ही रिएक्शन करता ही नहीं, कोई मेटल क्लोराइड डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन नहीं करेगा, जब कंसनट्रेट एसिड होगा तब जाकर के रिएक्शन करेगा। जैसे मान लो NaCl है, NaCl प्लस H2SO4, तो जब H2SO4 डाइल्यूट होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, और जब H2SO4 कंसनट्रेट होगा तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। जब कंसनट्रेट H2, डाइल्यूट में कोई रिएक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। जब मेटल क्लोराइड कोई साथ में हो और डाइल्यूट एसिड हो, सिर्फ इसी रिएक्शन की बात हो रही है, जब मेटल क्लोराइड हो, उसके पहले वाला भूल जाओ, उसमें डाइल्यूट हमने कंसनट्रेट का यूज नहीं किया है। जब मेटल क्लोराइड हो उसके साथ में जो एसिड का यूज करेंगे, अगर वो डाइल्यूट में है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और जब NaCl कंसनट्रेट एसिड के साथ होगा, जब NaCl कंसनट्रेट एसिड के साथ होगा तो क्या NaHSO4 प्लस HCl बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जनरली जो NaCl और KCl दो मेटल क्लोराइड हैं, हाईली मेटल क्लोराइड होते हैं, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कंसनट्रेट एसिड के साथ करते हैं। डाइल्यूट एसिड अगर डाल देंगे तो नो रिएक्शन, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें कंसनट्रेट एसिड डाल देते हैं तो NaHSO4 और HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये समाप्त होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले एसिड रेन। एक भाई हमने एसिड की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, खट्टा, मीठा, कड़वा, जो भी था, उनके रिएक्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं अब एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होते हैं? एसिड रेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जनरली जब क्या होता है कि पहली बरसात होती है या फिर मान लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे एसिड जो रेन होती है वो थोड़ी सी एसिडिटी होती है, उसमें पानी में जो थोड़ी सी एसिडिटी पाई जाती है, थोड़ा सा एसिडिक पाया जाता है। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे मान लो SO2 हुआ, SO2, NO2, CO2, ये सब गैसेस जब यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में लिबरेट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा निकाली जाती हैं, फिर ये वहाँ जा करके H2SO4 बना लेती हैं। इनके रिएक्शन भी बता रहे हैं, H2SO4 बना लेती हैं, HNO3 बना लेती हैं और Na2CO3। तो उनसे क्या होता है, फिर ये गैसेस वहाँ पे बन जाती हैं, गैसेस रूप में जाती हैं, फिर सॉलिड बन जाती हैं, मतलब बादल बन जाती हैं। तो जब पानी बरसता है तो उसी में इनकी परसेंटेज भी कुछ होती है, मतलब एसिड की भी परसेंटेज होती है, मतलब H2SO4 भी प्रेजेंट होता है, HNO3 भी होता है, या Na2CO3 भी प्रेजेंट होता है, तो उन्हें एसिड रेन कहते हैं। जब पानी में कुछ मात्रा इनके भी हो तो एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन बनने की क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, हम देखते हैं। पहला, अब क्या होता है कि SO2 यहाँ हम भट्ठे से, चिमनियों से निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, NO2 निकालते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
तो ये जब वहाँ ऊपर जाती हैं फिर गैस के रूप में बादल में बन जाती हैं, गैस के रूप में जाती है, फिर वहाँ बादल बन जाती हैं, तो फिर पानी बरसता है तो उन्हीं के साथ ये भी चली जाती हैं। इनका रिएक्शन कैसे होता है, देखो SO2 तो बाहर यहाँ से जाता है 2SO2 प्लस ऑक्सीजन इनको ऊपर मिल ही जाता है बादल में, फिर प्लस H2O, इनको H2O भी, H2O के जो पार्टिकल मतलब वेपर वहाँ इन्वायरमेंट में गैस के रूप में मौजूद ही है H2O के वेपर, तो वहाँ इनको H2O मिल ही जाता है, तो H2SO4 बना लेते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें SO2 यहाँ से गया, ठीक है, दुनिया में पॉल्यूशन जो हमने किया, SO2 ऊपर गया, वहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिल ही जाएगा, H2O के पार्टिकल घूम ही रहे हैं, मतलब बादल बनाने के चक्कर में घूम ही रहे हैं, H2O के पार्टिकल वेपर बन ही रहे हैं, अब वो बना लेंगे H2SO4। ऐसा ठीक है, NO2 के साथ HNO3 कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं HNO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, 4NO2 प्लस NO2 यहाँ से गया नाइट्रस ऑक्साइड, और वहाँ पे O2 इसको मिल ही जाएगा, प्लस H2O भी मिल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। अब देखो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन वहीं ऊपर एनवायरनमेंट में ही हो रहा है जहाँ पे बादल बन रहे हैं, तो बादल में पानी के वेपर जहाँ बनने चाहिए थे, जो पानी के वेपर एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स बना करके जो बादल बनाने वाले थे, जो बरसने वाले थे, उन्हीं के बीच में H2SO4 जाकर के बैठ जाता है, HNO3 बैठ जाता है। फिर जब बादल बरसता है यानी पानी बरसता है, अगर मानसूनी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो मानसूनी बारिश नहीं है, तो जब वो बारिश होगी तो उसमें H2SO4 के पार्टिकल भी आ जाएंगे, HNO3 के पार्टिकल आ जाएंगे, और एसिड रेन जब अर्थ पे पड़ता है तो यहाँ पे प्लांट पे नुकसान करता है, हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाता है। अभी आपने इसकी जो नुकसान है वो तो पढ़ ही चुके हैं कि एसिड कितना ज़्यादा भयंकर है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपना काम करने लगते हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है एसिड रेन से। काफ़ी जो हमारी फसलें होती हैं नष्ट हो जाती हैं, फसलों में उपज कम हो जाती है, और स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दाने थोड़े से निकलने लगते हैं, या फिर स्किन बर्न होने लगती है, जलन होने लगती है, ये सारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती हैं अगर एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन बनने का खास कारण क्या है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से NO2 SO2 बाहर जाता है, रिएक्शन ये है, वहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिलता है, H2O मिलता है, उनसे H2SO4 HNO3 बना देता है, ठीक है।